हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन की सारी डेरिवेशंस को अच्छे से प्रिपेयर करने जा रहे हैं और इन सारी डेरिवेशंस की आपको एक पीडीएफ फाइल दे रहा हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उसको डाउनलोड करके जैसे उसमें डेरिवेशंस लिखी हैं बिल्कुल वैसे ही एग्जाम में लिखाना। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली जो डेरिवेशन है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में, वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। देखो यहां पे हमारे पास एक सिस्टम है दो पार्टिकल्स का, एक का मास है m1, एक का मास है m2। किसी भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में m1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है और m2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है। और मान लेते हैं ये इनका सेंटर ऑफ मास है जिसका पोजीशन वेक्टर है rcm। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आपको ये सब कुछ लिखना है कि लेट m1 m2 बी द मासेस ऑफ द टू पार्टिकल्स, r1 r2 उनके रेडियस हो गए। और f1 f2 क्या है? f1 f2 है इन पार्टिकल्स पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो, इस वाले पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है f1 और इस वाले पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स जो लग रही है वो है f2। ठीक है, और v1 v2 उनकी वेलोसिटीज हो गई। सपोज दीज पार्टिकल्स आर नॉट एट रेस्ट, ये चल रहे हैं। ठीक है, तो एक की वेलोसिटी v1 है, एक की v2 है। और इंटरनल फोर्सेस है F12 और F21। ये इस पे एक फोर्स लगा रहा है F21, ये इस पे वापस एक फोर्स लगा रहा है F12। ठीक है, ये सब अपने को पता है। सो अगर हम न्यूटन्स सेकंड लॉ लगाएं, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इन दोनों पार्टिकल्स पे टोटल फोर्स जो लग रही है वो क्या है? F1 प्लस F2 है ना, दोनों पे मिला के, यानी दोनों पार्टिकल्स का एक सिस्टम है, यानी सिस्टम पे जो टोटल फोर्स है वो क्या है? F1 प्लस F2 एक्सटर्नल फोर्स, F12 प्लस F21 इंटरनल फोर्स इक्वल टू दिस इज द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज द मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ d बाई dt ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आप जानते हो इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट वाले की r1, सेकंड वाले की r2। तो हम लिख सकते हैं v1 इज dr1 बाई dt, v2 इज dr2 बाई dt। v1 की जगह ये लिख दिया, v2 की जगह ये लिख दिया, राइट। अच्छा, ये वाली फोर्सेस तो इक्वल एंड अपोजिट है। थर्ड लॉ, 1 जो 2 पे फोर्स लगाएगा 2 1 पे वही फोर्स लगाएगा, उल्टी। और इंटरनल फोर्सेस है, कैंसिल हो गई, इनको हमने कैंसिल कर दिया बिकॉज F12 इज माइनस F21। d बाई डी टी बाहर आ गया तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर हुआ ये। ठीक है, यहां तक आ गया, ओके। अब अगर मैं इस इक्वेशन को m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं, मल्टीप्लाई बाहर कराना है, डिवाइड अंदर कराना है, तो ये अपने को मिलेगा, राइट। एंड दिस इज व्हाट, पूरे सिस्टम की बात करूं तो F1 प्लस F2 मिला के क्या होगा? टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, दिस इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, सो दिस हैज टू बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, है ना। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, total force on the system, total mass of the system, so this has to be the acceleration of the system। और आप जानते हो एक्सेलरेशन जो है वो पोजीशन का डबल डेरिवेटिव होता है। नहीं जानते हो और यहां तक आ गए हो तो थोड़ा मुश्किल होगा आपको। एक्सेलरेशन इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो बताओ, ये पूरा एक्सेलरेशन जो है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इस चीज का डबल डेरिवेटिव है, यानी कि दिस शुड बी द पोजीशन ऑफ द सिस्टम, है ना। दिस शुड बी द पोजीशन ऑफ द सिस्टम। बट ये तो क्या होगा? ये तो एक जब तुम इसको सॉल्व करोगे, m1 की तो कोई वैल्यू होगी 2 kg 3 kg, r1 वेक्टर है, m2 की कोई वैल्यू होगी, r2 वेक्टर है। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा सॉल्व करके कोई वेक्टर ही तो आएगा। तो वो वेक्टर जो है वो किसी एक पॉइंट का ही तो वेक्टर होगा, एक पॉइंट का ही तो पोजीशन वेक्टर होगा, एंड दैट पॉइंट इज द पोजीशन ऑफ द सिस्टम। यानी मान सकते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम वहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ऐसे ही पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। सो दिस वन इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। ठीक है, RCM इज दिस। और ये तो दो पार्टिकल के लिए है। अब आप n पार्टिकल्स के लिए इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दोगे तो RCM सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अप टू mn rn, और m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। ठीक है जी।
रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन। बच्चों ये एक बॉडी है जो इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है एंड दिस बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ n पार्टिकल्स। हर एक का मास क्या है? m1 m2 m3 अप टू mn। ठीक है, m1 m2 m3 अप टू mn। और सबके एक्सिस ऑफ रोटेशन से इन पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस क्या है? r1 r2 r3 अप टू rn। यानी m1 का है r1 डिस्टेंस, m2 का r2, m3 का r3 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा तो हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या हुई? आप जानते होंगे कि v इक्वल टू r ओमेगा होता है। ये पूरी ऐसे घूम रही है ना, तो ओमेगा तो हर एक पार्टिकल का सेम है। भाई ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। तो जब ये बॉडी एक पूरा चक्कर काट लेती है तो हर एक पार्टिकल 2 पाई एंगल कवर करता है टी टाइम में, तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी, लेकिन v होता है r ओमेगा। r सबका डिफरेंट है, तो v सबका क्या होगा? डिफरेंट होगा। v1 क्या होगा? r1 ओमेगा। v2 क्या होगा? r2 ओमेगा। v3 क्या होगा? r3 ओमेगा। vn क्या होगा? rn ओमेगा। समझ गए? और टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बॉडी की? सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जीज का सम, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अच्छा v1 क्या था? r1 ओमेगा, तो वो डाल दिया स्क्वायर कर दिया। v2 था r2 ओमेगा, डाल दिया स्क्वायर कर दिया। vn था rn ओमेगा, स्क्वायर कर दिया। ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, हाफ कॉमन आ गया, अंदर ये बचा। ठीक है, और ये क्या होता है? ये होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, है ना। तो आई जो है वो, मतलब इसकी जगह आई डाल दिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन पूछा जाता है तो भी आप यही लिखोगे। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन पूछा जाता है तो भी आप यही लिखोगे। तब आप कहोगे कि अगर हम इसको, इस फॉर्मूले को काइनेटिक एनर्जी के नॉर्मल फॉर्मूले से कंपेयर कराएं, यानी mv स्क्वायर से ke को, तो आप कंपेयर करके लिखोगे कि ke की जगह यहां पे ke है, हाफ की जगह हाफ है, v का जो रोटेशनल एनालॉग है वो है, v का रोटेशनल एनालॉग ओमेगा होता है, यानी मास की जगह जो है वो ये आ रहा है। तो आप कहोगे इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मास का रोटेशनल एनालॉग होता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। ठीक है, दोनों का डेरिवेशन सेम है। रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन बच्चों वो पॉइंट होता है किसी भी बॉडी में जहां पर अगर बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता तो उस पॉइंट का भी वही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता जो पूरी बॉडी का है। ये क्या बोल रहे? देखो, जैसे मान लेते हैं ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट एक बॉडी जो है वो घूम रही। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। ठीक, अच्छा इस बॉडी का अपना कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा विच इज, जो अभी पीछे हमने लिखा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। ठीक है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस बॉडी का। ठीक, अच्छा लेट अस सपोज, इमेजिनरी बात है, मान लो यहां पर एक ऐसा पॉइंट है जिसका मास है जो वही है जो पूरी बॉडी का मास है। ठीक है, यहां पर एक ऐसा पॉइंट है जिसका मास वही है जो पूरी बॉडी का मास है, राइट। और इसका जो डिस्टेंस है ना, इसको हम k से रिप्रेजेंट कर दें सपोज, तो पूरी बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वही इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, बट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mk स्क्वायर। तो इस k को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। नहीं समझे? जैसे कि एक बॉडी में, रिजिड बॉडी में एक पॉइंट है, एक पॉइंट ऐसा है जो हम मान लें कि अगर वहां पे एक पार्टिकल होता जिसका मास वही होता जो पूरी बॉडी का मास है, तो फिर उस पार्टिकल का अकेले का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता जो पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उस पार्टिकल के डिस्टेंस को k से डिनोट करते हैं और रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लेते हैं ये बॉडी n पार्टिकल से बनी है, सबका मास सेम है। ठीक, तो इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे क्या होगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, है ना। m1 मास जो है वो r1 डिस्टेंस पर है। एक मिनट, सॉरी, इस लाइन को काट दो। इस बॉडी में मान लेते हैं n पार्टिकल्स हैं, सबका मास सेम है,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr1 स्क्वायर प्लस mr2 स्क्वायर प्लस mr3 स्क्वायर, तो m कॉमन आ गया, तो ये है बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मान लेते हैं k डिस्टेंस पर एक m मास का पार्टिकल है, ठीक। तो पहले तो हम क्या करें, इसको n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर दें, इसी को n मतलब टोटल पार्टिकल्स, ठीक है। तो m इंटू n क्या हुआ, m इंटू n क्या हुआ, टोटल मास ऑफ द बॉडी, राइट। ऑल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mk स्क्वायर। डेफिनेशन ये कहती है कि इस पार्टिकल अकेले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होना चाहिए, तो इसको इसके इक्वेट कर दो, m से m कट जाएगा, k की वैल्यू ये आ जाएगी, k जो होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी कि वो सारे पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के मीन का रूट होता है, एंड इट इज कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, है ना। ये क्या है, सारे पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर का सम कर दिया, डिवाइडेड बाय n कर दिया, n पार्टिकल्स है ना, तो ये सब सारे पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या हो गया, मीन हो गया, फिर हमने उसका क्या ले लिया, रूट ले लिया, ठीक। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायग्राम वही है, यही डायग्राम बार बार आएगा, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे कि एक बॉडी है जो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा वेलोसिटी से, उसमें n पार्टिकल्स हैं, m1 m2 m3 अप टू mn मासेस के, r1 r2 r3 अप टू rn परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस के, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर लैंग्वेज में आपको डेरिवेशन लिखनी होती है ना, तो बार बार उन सब में मैं जानबूझ के मैंने वो लिखा हुआ है ताकि वो लैंग्वेज आपके दिमाग में सेट हो जाए। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट लिख देते हैं डेरिवेशन में, मतलब ये सब नहीं लिखते, ये सब नहीं लिखते हैं, बट ये बहुत जरूरी होता है। फिर कहते हैं सर पता नहीं टीचर क्यों नंबर काट लेते हैं। बेटा टीचर इसलिए नंबर काटते हैं क्योंकि आपने पहले समझाया ही नहीं है कि सिचुएशन क्या है, हो क्या रहा है, सिंबल्स क्या है, इसलिए मैं सारा यहाँ पे लिख के लाया हूं, और जो आपको पीडीएफ दिया उसमें भी लिखा हुआ, तो वैसे लिख के आना है। आओगे जंगल में, जाओगे शेर पकड़ के लाओगे, उससे तो आसान ही काम है, ठीक। अच्छा क्या होगा, अभी हमने पीछे भी लिखा था ये कि v1 होगा r1 ओमेगा, v2 होगा r2 ओमेगा, v3 होगा r3 ओमेगा, vn होगा rn ओमेगा। अच्छा, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी। तो पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, यहां गलती से r1 लिखा हुआ है, पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम को होगा m1 v1, v1 की जगह लिखा r1 ओमेगा, तो m1 r1 ओमेगा, है ना। पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा m1 r1 ओमेगा, दूसरे का क्या होगा, m2 r2 ओमेगा, तीसरे क्या होगा m3 r3 ओमेगा, ये सब v है ना, कॉपी पेस्ट मारा होगा मैंने, ठीक। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, p इंटू आर, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो p1 की जगह हमने m1 r1 ओमेगा रख दिया और एक r1 और मल्टीप्लाई कर दिया, तो L1 हो गया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, L2 हो गया, आई एम सॉरी ये पीडीएफ में भी ठीक कर लेना, ठीक है, या मैं ठीक करके ही डाल दूंगा। L2 हो गया m2 r2 ओमेगा, L3 हो गया r3 ओमेगा, ठीक है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, इन सब का सम। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, ओहो समझ गए ना आप, वो सब में 1 1 आ गया, कॉपी पेस्ट गलत हो गया है, तो आप इसको ठीक कर लेना, मैं डेरिवेशन में पीडीएफ में ठीक करके डाल दूंगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक। इन सबको ऐड किया, ओमेगा कॉमन आ गया, अंदर ये जो बचा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, फिर यहां पर भी वही लिखा हुआ है, कौन से नशे करें ठीक है। तो L आ गया, ये पूरा I है इंटू ओमेगा, तो L आ गया I इंटू ओमेगा। फॉर्मूलों के रिजल्ट याद रखना कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, आपने फोर्स की जगह टॉर्क लगा देना है, V की जगह ओमेगा लगा देना है, इक्वल नहीं है, V की जगह ओमेगा लगा देना है, P लीनियर मोमेंटम की जगह L लगा देना है, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा लगा देना है, और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा देना है, डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा लगा देना है। तो जितने भी आपके लीनियर मोशन के फॉर्मूले थे वो सारे एंगुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपका एक फॉर्मूला था P इक्वल टू एम वी, है ना, तो P इक्वल टू एम वी, P की जगह आपने L लगा देना है, M की जगह I लगा देना है, V की जगह ओमेगा लगा देना है।
तो ये आ गया L इक्वल टू आई ओमेगा, है ना। यहाँ आपका फॉर्मूला था F इक्वल टू एम ए, तो F की जगह आपने टॉर्क लगा देना है, M की जगह आपने I लगा देना है, A की जगह अल्फा लगा देना है, तो टॉर्क इक्वल टू बन जाएगा I इंटू अल्फा। वही आ गया देखो डेरिवेशन, ठीक है। टॉर्क होता है एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क के बीच का रिलेशन हम निकाल रहे हैं। पहले एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच का रिलेशन निकालते हैं, एल का और टॉर्क का। आप जानते हो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, और आप ये भी जानते हो एल होता है आर क्रॉस पी, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट अगर हम लोग करेंगे dl बाई डी टी हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो dl बाई डी टी हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा, ठीक। फर्स्ट का डेरिवेटिव r का p एज इट इज प्लस p का डेरिवेटिव r एज इट इज, तो dr बाई डी टी तो वेलोसिटी होता है, तो v क्रॉस p हो गया, ठीक है, और ये r क्रॉस f हो गया। अच्छा, क्योंकि dp बाई डी टी क्या होता है, dp बाई डी टी f होता है, तो v क्रॉस p प्लस r क्रॉस f, लेकिन वेलोसिटी और मोमेंटम तो सेम डायरेक्शन में होते हैं ना भाई। p जो होता है वो m इंटू वी होता है। अब p वेक्टर क्यों बना, m की वजह से, सॉरी v की वजह से वेक्टर बना, m तो स्केलर है, तो p जो है वो v की वजह से वेक्टर बना, तो जो p की डायरेक्शन, जो v की डायरेक्शन वही p की डायरेक्शन, तो v और p में एंगल हो गया 0 डिग्री, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा, तो साइन 0 0 होता है, तो v क्रॉस p क्या हो गया 0। बचा ये, कहां से शुरुआत की थी, dl बाई डी टी से, बचा टॉर्क, तो हम कह सकते हैं dl बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क, और ये भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है, यहीं से आ जाएगा। जैसे आप जानते हो कि F इक्वल टू क्या होता है, dp बाई डी टी बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, सो F की जगह आपने टॉर्क लगा देना है, P की जगह L लगा देना है, तो टॉर्क हो जाएगा dl बाय dt, तो उसी को हमने डिराइव किया है। अब निकालते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमने जो यहाँ पे F इक्वल टू एम ए की जगह लिखा था ना, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, अब ये आ जाएगा, तो वही है हमारी बॉडी मतलब ये जो पीछे डायग्राम बनाया सेम वही डायग्राम है, बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। अच्छा, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट नहीं कर रही, एक्सेलरेट हो रही है, और उसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा है। आपको नहीं पता एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जो ओमेगा है उसके चेंज होने का रेट, ठीक है। और a इक्वल टू आर अल्फा होता है, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, तो a1 होगा r1 अल्फा, a2 होगा r2 अल्फा, a3 होगा r3 अल्फा, ठीक है। तो टॉर्क हो गया, टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क 1 हो गया r1 f1, f1 मतलब जो पहले वाले पार्टिकल पे फोर्स लग रही है, r1 मतलब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, f की जगह रखा ma, r1 f की जगह क्या रखा m1 a1, और a1 की जगह रखा r1 अल्फा, सो दिस विल गिव अस m1 r1 स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली टॉर्क 2 निकाला, टॉर्क 3 निकाला, तो टोटल टॉर्क होगा इन सब टॉर्क्स का सम, इन सबको हमने ऐड कर दिया, अल्फा कॉमन आ गया, अंदर ये बचा विच इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस क्या हैं, जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके वेरियस पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, v यानी फाइनल वेलोसिटी, उसकी जगह हो जाएगा ओमेगा 2, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, उसकी जगह हो जाएगा ओमेगा 1, a की जगह अल्फा, t की जगह तो t ही रहेगा, तो ये पहली इक्वेशन आ जाएगी हमारी, इसे डिराइव करना है हमने। दूसरी इक्वेशन जो होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपके स्कूल में ये डेरिवेशंस कराएं तो कर लेना, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। s की जगह थीटा आएगा, u की जगह ओमेगा 1 आएगा, t तो t ही रहेगा, प्लस हाफ a की जगह अल्फा आएगा। दूसरी इक्वेशन हमने ये डिराइव करनी है। तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो v की जगह आएगा ओमेगा 2 स्क्वायर, u की जगह आएगा ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू 2a की जगह अल्फा, s की जगह थीटा, तो ये डिराइव हम करेंगे। आप जानते हो अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, एक बॉडी जो है वो एक एक्सिस के अबाउट घूम रही है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1,
आफ्टर टाइम dt, हल्की सी वो घूमी, उसकी एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, तो हल्की सी वो घूमी और उसकी जो dt टाइम में उसकी वेलोसिटी में हल्का सा चेंज हुआ d ओमेगा, और उसने इतने टाइम में हल्का सा एंगल कवर किया d थीटा, और हम टोटल चेंज निकालना चाह रहे हैं जब उसकी वेलोसिटी ओमेगा 1 से ओमेगा 2 चेंज हो रही है। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो अल्फा क्या होगा उस पर्टिकुलर टाइम में जब वेलोसिटी चेंज हुई डी ओमेगा dt टाइम में, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज डी ओमेगा बाई dt। dt को इधर मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने ये इक्वेशंस डिराइव करी हुई है ना बच्चों, तो आपके लिए बहुत इजी है ये, सेम बस सिंबल्स बदल देने हमने। ठीक है, अब ओमेगा कहां से कहां चेंज हुआ, ओमेगा 1 से ओमेगा 2, टाइम कहां से कहां चेंज हुआ, 0 से t, तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। डी ओमेगा का इंटीग्रल होगा ओमेगा 1 से ओमेगा 2 लिमिट, अल्फा बाहर आ गया, dt का इंटीग्रल t। इसको सॉल्व किया तो आपको पहली इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, अच्छा सेकंड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन लिख के मैंने थर्ड डिराइव कर दी। चलो हम पहले थर्ड डिराइव कर लेते हैं। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन, राइट, नॉट द सेकंड। दिस इज द सेकंड इक्वेशन जिसको हमने थर्ड लिख, अच्छा नहीं, ओके स्लाइड में गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैं सेकंड यहाँ पे डिराइव कर देता हूँ। ठीक है, इसको छोड़ो। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, सेकंड इक्वेशन ओमेगा 2 इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, है ना। ओमेगा 2 क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। भाई जो डी थीटा है वो इतना कम है और डी टी इतना कम है कि उतने टाइम में आप इसको ओमेगा 1 लिखो चाहे ओमेगा 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको याद होगा कि सेकंड इक्वेशन को आप कहां से शुरू करते थे डिराइव करना, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी से। तो v आता है ना यहाँ पे, तो इसलिए हमने उसकी जगह क्या ले लेना है, ओमेगा 2 ले लेना है। तो डी थीटा की वैल्यू होगी ओमेगा 2 इंटू डी टी। फर्स्ट इक्वेशन से you put the value of omega 2 which is omega 1 plus alpha t into dt। ठीक, नाउ टोटल एंगल जो चेंज हुआ है वो 0 से थीटा हुआ है, कितने टाइम में, 0 से t टाइम में। तो d थीटा का इंटीग्रल हो गया थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा इक्वल टू ओमेगा 1, इसको दो स्टेप में करते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओमेगा 1 dt का इंटीग्रल t 0 से t टाइम में, प्लस अल्फा बाहर आ गया, t बचा, t का इंटीग्रल हो गया t स्क्वायर बाई 2 बिकॉज t की पावर है यहाँ पे 1, 0 टू t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे सो यू विल गेट थीटा इक्वल टू ओमेगा 1 t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। ठीक, सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन और दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, इसको डी थीटा से मल्टीप्लाई डी थीटा से डिवाइड किया, जैसे उन इक्वेशंस की डेरिवेशन में डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, राइट। अच्छा डी ओमेगा बाई डी टी ओमेगा, एक मिनट, यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो गई, मैं अभी ठीक कर देता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, ये पहले लिख लिया, ओके। डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है, उसको पहले लिख लिया, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक है, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है, डी ओमेगा बाई डी थीटा को ऐसे ही हमने लिखा रहने दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अल्फा इंटू डी टी, अल्फा इंटू कुछ तो गड़बड़ हुई है ना यहाँ, डी थीटा है, सॉरी, डी थीटा बाई डी टी को जब हमने ओमेगा, हाँ उसी वजह से मैं कंफ्यूज हो गई। यहाँ पर भी मैं ठीक कर देता हूँ, इतनी मिस्टेक्स कैसे होगी भाई। डी थीटा बाई डी टी की जगह हमने ओमेगा लिखा तो डी ओमेगा बाई डी थीटा बच गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, अल्फा डी थीटा हो गया, ओमेगा डी ओमेगा हो गया, ओमेगा ओमेगा 1 से ओमेगा 2 चेंज हुआ है और थीटा 0 से थीटा चेंज हुआ है, डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल
डी थीटा का इंटीग्रल जो है वो थीटा हो गया, 0 से थीटा हमने लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया हमने, ठीक। इसमें भी ओमेगा का इंटीग्रल, ओमेगा की पावर 1 है तो ओमेगा का इंटीग्रल ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ओमेगा 1 से ओमेगा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये 2 इधर आ गया तो 2 अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, ठीक है। सो ये डेरिवेशंस बहुत कम स्कूल्स में कराई जाती हैं, आप तभी प्रिपेयर करना अगर आपके स्कूल में ये डेरिवेशन कराई जाए तो। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। घूमती हुई अगर एक बॉडी रोल करती हुई किसी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ आए, कोई भी बॉडी, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो रिंग हो, सिलेंडर हो, उसकी एक्सेलरेशन का एक जनरल फॉर्मूला है, वो निकालें। ये बॉडी आ रही है तो इस पे क्या क्या फोर्सेस होंगी वो सब लिखा हुआ है। वेट mg ऑफ द बॉडी, ये रहा mg, ठीक है। और क्या फोर्स होगी, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन mg sin थीटा, फ्रिक्शन लग रहा है इस पे ऊपर की तरफ, और घूमते हुए इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, और नीचे की तरफ आते हुए लीनियर एक्सेलरेशन है a। अच्छा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, इसका जो सेंटर है इस एक्सिस के अबाउट ही तो घूमती हुई आ रही है ये। तो जो भी फोर्सेस, आप जानते हो कॉन्सेप्ट, जो भी फोर्सेस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होंगी उनके लिए तो टॉर्क जीरो होगा। कौन सी फोर्स है जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास नहीं हो रही है, और वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि इसको जो टॉर्क मिल रहा है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से मिल रहा है। समझ में आई बात? तो ये सब हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर हमने इक्वेशन बनाई, वर्टिकल फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड है, तो n इक्वल टू mg cos थीटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो फोर्सेस है वो बैलेंस्ड है, n इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है। अच्छा, और नीचे की तरफ कौन सी फोर्स है, नीचे की तरफ फोर्स है mg sin थीटा, ऊपर की तरफ है f, तो नेट फोर्स हो गई नीचे की तरफ, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू ma, mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू ma। अच्छा, टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है फ्रिक्शन, और मान लेते हैं बॉडी का रेडियस है r, बॉडी का रेडियस हम मान लेते हैं कि r है। तो आप जानते हो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और फोर्स टेंजेंशियली लग रही है, टेंजेंट और रेडियस में एंगल 90 होता है, साइन 90, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो r है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस तो परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो टॉर्क हो गया f इंटू आर, टॉर्क हो गया f इंटू आर, और टॉर्क आप जानते हो आई अल्फा भी होता है, तो f इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। यहां से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिला f आई अल्फा बाय आर, ठीक है। ये रही फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू ma, में f की जगह हमने ये रख दिया, अल्फा होता है a बाय आर, वो यहां पे रख दिया तो a बाय आर स्क्वायर हो गया, इसको इधर ले गए, ठीक है, और इसको इसके नीचे ले गए, तो एक्सेलरेशन की ये वैल्यू आ गई। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन। अब इसके आगे का, क्योंकि ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, दिस आई इज व्हाट, दिस आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके आगे के स्टेप्स तो तब लगेंगे जब हमें पता लगेगा ये बॉडी कौन सी है, कि ये सिलेंडर है या स्फीयर है या रिंग है। तो आप जैसे ये मान लो डिस्क है, तो डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, तो आई की जगह हाफ एम आर स्क्वायर रखा तो डिस्क की आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी, है ना। तो इस तरीके से, और डिस्क की एक्सेलरेशन मिल गई तो यहां से आपने उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो भी निकाल लिया, ठीक। तो कुछ भी निकाला जा सकता है, ये जनरल फॉर्मूला है, इसे आपने याद रखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, या सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा। अरे जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है कि अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका लीनियर मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा, तो अगर बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा। बहुत छोटा सा प्रूफ है, आप जानते हो, अभी पीछे हमने फॉर्मूला डिराइव भी किया, टॉर्क एक्सटर्नल होता है dl बाई dt, लेकिन अगर टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है तो dl बाई dt जीरो हो गया। तो किस चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है भाई, कौन सी चीज है जो समय के साथ बदलती नहीं है, कांस्टेंट। सो इफ dl बाई dt इज जीरो देन ऑब्वियसली l इज कांस्टेंट, ठीक। तो बस इतनी डेरिवेशंस इसके अंदर प्रिपेयर करनी है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।